जैसे सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की बात करें हम, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, तो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है वो ओनली किस किस पर डिपेंड करता है? सुपर कंडक्टिंग मटेरियल डिपेंड ओनली ऑन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा ये डिपेंड करता है रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म एट द टेम्परेचर कंसिडरेशन, रिजल्टेंट मैग्नेटिज्म एट द टेम्परेचर कंसिडरेशन, टेम्परेचर कंसिडरेशन। और तीसरा यहाँ पर कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द करस्पॉन्डिंग पोलराइजेशन। तो ये किस पर डिपेंड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड से इंडिपेंडेंट होता है। हम इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब तक डिपेंडेंट की बात की है। इंडिपेंडेंट किस किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन से इंडिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करस्पॉन्डिंग पोलराइजेशन, करस्पॉन्डिंग पोलराइजेशन, इससे ये इंडिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि एक मटेरियल की कंडक्टिविटी हमें फाइंड करनी है विद द कंडक्शन करंट डेंसिटी 100 यूनिट दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है 4 यूनिट। हमें निकालना है मटेरियल की कंडक्टिविटी। क्या निकालना है हमें? कंडक्टिविटी निकालना है। और हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है यहाँ पर? करंट डेंसिटी दे रखी है 100 यूनिट, करंट डेंसिटी दे रखी है 100, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 4 यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है 4 यूनिट। तो यहाँ पर हम बात करें कि अगर हमें कंडक्शन करंट डेंसिटी है वो दे रखी है, करंट कंडक्शन करंट डेंसिटी किसे देते हैं? कंडक्शन करंट डेंसिटी देते हैं जे सी इक्वल टू कंडक्शन करंट डेंसिटी दैट इज इक्वल टू रो इंटू ई। तो हाँ, अगर हम कंडक्टिविटी निकालना है यानी रो की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? जे सी यानी करंट डेंसिटी डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे निकल के आ जाएगी। तो जैसे हमारा 4 है, 100 है, डिवाइड बाई 4, यानी हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगी हमारी कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें यानी कि फ्री स्पेस के अंदर क्या चीज़ है वो जीरो होती है। अगर हम बात करें फ्री स्पेस की, किसकी बात करते हैं हम? फ्री स्पेस। तो फ्री स्पेस के अंदर जो क्या होती है? परमिटिविटी होती है। किसकी परमिटिविटी होती है? फ्री स्पेस की कंडक्टिविटी है वो जीरो होती है, कंडक्टिविटी यहाँ पर जीरो होगी। नेक्स्ट हम बात करें कि बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन की बेस्ट डेफिनेशन क्या है? बेस्ट डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन की बेस्ट डेफिनेशन के बारे में बात करें तो क्या हो सकती है पोलराइजेशन की बेस्ट डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये यहाँ की इसकी बेस्ट डेफिनेशन हो सकती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं द पोलराइजेशन इज डिफाइंड
mathematically as the electric dipole moment per unit volume, and it is also referred to as orientation of dipoles in the direction of applied electric field। यानी डाइपोल का जो ओरिएंटेशन है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट हम बात करें कि एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक कौन से हैं, यानी सॉलिड डाइलेक्ट्रिक की बात करें, एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक, एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक। तो एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक जो है वो है हमारे पास में सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है, एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि जो एग्जाम्पल नहीं है वो सिलिकॉन है। एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक का एग्जाम्पल नहीं है ये सिलिकॉन, यहाँ पर एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक नहीं है क्योंकि सेमीकंडक्टर है। बाकी हम अगर एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक बात करें तो जैसे हमारा जर्मेनियम है, एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है, सल्फर है, डायमंड है, ये सभी क्या है, डायमंड, ये एलिमेंटल सॉलिड डाइलेक्ट्रिक है। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, कंजर्वेटिव फील्ड कौन सा है जो कि अच्छी यहाँ पर इक्वेशन बनती है कंजर्वेटिव फील्ड की, यानी कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बात करते हैं। द कंजर्वेटिव फील्ड विच ऑफ द गेट द इक्वेशन होल्ड गुड, तो यहाँ पर कंजर्वेटिव फील्ड को कौन सी रिलेशन यहाँ पर बताती है, कौन सी इक्वेशन है वो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में बताती है। तो यहाँ पर हम बात करें कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में कौन बताता है, कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में एक इक्वेशन हमारे पास में, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी आई इक्वल टू 0, ये सबसे बेस्ट तरीके से यहाँ पर एक्सप्रेस करती है कंजर्वेटिव फील्ड को। नेक्स्ट हम देखें, परमिटिविटी एक मटेरियल की हमें निकालनी है, क्या निकालनी है, परमिटिविटी, परमिटिविटी, और परमिटिविटी क्या निकालनी है उसके अंदर, परमिटिविटी ऑफ द स्पेस व्हेन द वेव इंसिडेंट, तो इंसिडेंट वेव यहाँ पर दे रखी है, इंसिडेंट वेव का एंगल दे रखा है 60 डिग्री और रिफ्लेक्टेड वेव का एंगल दे रखा है 45 डिग्री, रिफ्लेक्टेड दे रखा है 45 डिग्री। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेशन हम निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस, डाइलेक्ट्रिक इंटरफेस की बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग हम रिलेशन यहाँ पर निकालते हैं। जैसे क्या होता है, क्या डिवाइड बाई E2, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि tan 60 डिवाइड बाई tan 45 E1 डिवाइड बाई 1, क्योंकि 1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि जो हमें परमिटिविटी सरफेस की निकालनी है, वेव इंसिडेंस एंगल दे रखा है जो कि एक दूसरा एंगल होता है 45 डिग्री पर, जो एयर के अंदर, ये एयर के अंदर दे रखा है, तो एयर के यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परमिटिविटी 1 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो E1 है वो निकल के आ जाएगी, परमिटिविटी ऑफ सरफेस, तो वो आ जाएगी 1.73। नेक्स्ट हम बात करें कि पोजीशन इक्वेशन फ्री स्पेस के अंदर कब बनती है, यानी फ्री स्पेस के अंदर पोजीशन इक्वेशन बनती है, उसके बारे में बात करते हैं। पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन फ्री स्पेस में लाप्लास इक्वेशन कहते हैं इसको, लाप्लास इक्वेशन, पॉइसन इक्वेशन को। द पॉइसन इक्वेशन इज गिवन बाय, किसके द्वारा गिवन की जाएगी यहाँ पर,
फ्री स्पेस चार्ज यहाँ पर 0 होता है, तो हम कह सकते हैं कि पॉइसन इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस V इक्वल टू रो एल ई। लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे यहाँ पर बात करें, चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है पॉइसन इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, डेल V इक्वल टू 0, जो कि लाप्लास इक्वेशन है एक तरीके से। नेक्स्ट हम कहते हैं कि एक रजिस्टर के कलर कोड हमें दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी वैल्यू पता करनी है। जैसे हमारे पास में कलर कोड का फार्मूला क्या होता है, वी वी रो ग्रेट वेटन वेरी गुड वाइफ। यानी हम कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीप्लायर भी इस तरीके से कहा जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऑरेंज कलर है वो किस नंबर पर है, 3 नंबर पर ऑरेंज कलर। और वॉयलेट कलर है, वॉयलेट कलर किस नंबर पर है, 7 नंबर पर है। ये वॉयलेट कलर है, येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट, वॉयलेट हमारे 7वें नंबर पर है। और तीसरा कलर है ऑरेंज, वो हमारा कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है। तो दोबारा हम कह सकते हैं कि 3 नंबर पर है, तो इसका मतलब तीसरा नंबर का है वो 10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, ये मल्टीप्लाई के लिए आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं रजिस्टर वैल्यू क्या बन जाएगी, 37 किलो, ये वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें यहाँ पर निकालना है टाइम कांस्टेंट ऑफ आरएल सर्किट। जैसे टाइम कांस्टेंट सीरीज आरएल सर्किट का क्या होता है, सीरीज आरएल सर्किट का हमें बताना है टाइम कांस्टेंट। तो सीरीज आरएल सर्किट का टाइम कांस्टेंट क्या होता है, वो होता है L डिवाइड बाई आर। एल की वैल्यू हमें दे रखी है, मान लीजिए आर की वैल्यू दे रखी है 4, एल की वैल्यू दे रखी है 2, तो 2 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कैपेसिटेंस कंप्यूट करना है, इनर रेडियस दे रखी है 2 मीटर, तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं ये 2 कंसंट्रेटिंग सेल है, 2 कंसंट्रेटिंग सेल, और इसके अंदर इनर जो डायमीटर है, इनर रेडियस है, वो यहाँ पर दे रखी है, इनर रेडियस क्या दे रखी है, 2 मीटर। आउटर रेडियस इनफाइनाइट है, क्या है, इनफाइनाइट। हमें यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू कंप्यूट करनी है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, कैपेसिटेंस की वैल्यू जो आएगी यहाँ पर इनर रेडियस और आउटर रेडियस के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट की अगर बात करें, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 0.222 नैनो फैरड। नेक्स्ट हम बात करें कि कैपेसिटेंस है मटेरियल किस टाइप का होता है, यानी किसको रेफर करता है कैपेसिटेंस मटेरियल, कैपेसिटेंस मटेरियल। तो कैपेसिटेंस मटेरियल की बात करें यहाँ पर, ये कैपेसिटेंस मटेरियल की क्या होती है, एबिलिटी होती है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटेंस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है हमें, कि इसकी एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू मटेरियल टू स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्टोर इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक केबल का जो रेडियस है, यानी कि केबल का कोर रेडियस दे रखा है 1.2 सेंटीमीटर,
केवल कोरेडियस। केबल का कोरेडियस दे रखा है 1.25 सेंटीमीटर और इंटीग्रेटेड पेपर इंसुलेशन का थिकनेस दे रखा है 2.13 सेंटीमीटर, यानी इम्प्रीगैनेटेड पेपर इंसुलेशन, इम्प्रीग्रेनेटेड पेपर इंसुलेशन वो दे रखा है 2.13 सेंटीमीटर और रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है 3.5। रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है हमें 3.5। हमें निकालनी है कैपेसिटेंस ऑफ केबल, हमें निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ केबल क्या होगा। कैपेसिटेंस ऑफ केबल, तो केबल का कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे। केबल का कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इनर रेडियस अगर हमें दे रखा है, जैसे कैपेसिटेंस बिटवीन द कोशियल सिलेंडर ऑफ इनर रेडियस, तो वो हो जाता है 1.25 और इम्प्रीगनेटेड क्या दे रखा है, पेपर इंसुलेशन दे रखा है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे 1.25 और 2.13, तो ये आ जाएगा 3.85, क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा रेडियस। अब कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला लगा देते हैं, C इक्वल टू 2 पाई EL डिवाइड बाई लॉग ऑफ V डिवाइड बाई A। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि V की वैल्यू 3.38 है और A की वैल्यू यहाँ पर 1.25 है, ये A की वैल्यू है, V की वैल्यू ये है 3.85, यानी हम कह सकते हैं 3.38 है यहाँ पर। 25 से जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 3.38। तो इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे, एल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। एल कितना दे रखा है 1000, यानी हम कह सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल की जो वैल्यू है वो यहाँ पर केवल कैपेसिटेंस ऑफ केबल है, वो हमें किलोमीटर के अंदर दे रखा है, यानी नैनो फैराड में हम कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एल की वैल्यू 1000 है, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी आ जाएगा 2 पाई, यानी 1.957 2 पाई N2 10⁻⁻7, तो ये आ जाएगा 195.7 नैनो फैराड, ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, वायो सावर्ट्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एनालॉगस टू विच लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायो सावर्ट्स लॉ है, वायो सावर्ट्स लॉ, वायो सावर्ट्स लॉ। तो वायर सावर्ट्स लॉ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, तो वायो सावर्ट्स लॉ है मैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसके एनालॉगस है, अगर हम बात कर रहे हैं ये इसके इधर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये होगा कूलम्ब्स लॉ के एनालॉगस। तो ये वायो सावर्ट्स लॉ है वो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है, यानी वायो सावर्ट्स लॉ मैग्नेटिक फील्ड का, कूलम्ब्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का बराबर होता है। वायो सावर्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वायो सावर्ट्स लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो क्या होती है, H इक्वल टू I इंटू DL साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई R स्क्वायर।
एंड विच इज एनालॉगस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई R²। तो हम कह सकते हैं ये बराबर होगा। नेक्स्ट हम देखें, मीटल हैविंग लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट। लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कौन से मीटर का होता है? अगर हम बात करें, गोल्ड वहां पर दिया हुआ तो गोल्ड ही होगा कि लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? यहाँ पर गोल्ड है, वो लोएस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट हम बात करें कि हम इम्प्योरिटीज कंटेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, मेटल अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या कर रहे हैं हम? यानी हम क्या इंक्रीज कर रहे हैं इम्प्योरिटीज को, इंक्रीज इम्प्योरिटीज। इसके अंदर इम्प्योरिटीज कंटेंट्स हैं, मेटल अलॉय के अंदर इम्प्योरिटीज के कंटेंट्स को हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर इम्प्योरिटीज मिक्स कर रहे हैं तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर क्या होगी? रेजिस्टिविटी इंक्रीज होगी अगर मेटल अलॉय के अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि ग्लास का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, यानी ग्लास के अंदर कौन सा हम यूज करते हैं मटेरियल। तो ग्लास की बात करें, ग्लास का है SiO2, इससे ग्लास बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा मटेरियल है जिसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है, तो हम बात करें डज नॉट हैव कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। तो वो मेटल है, हमारा मेटल है, तो उसके अंदर कोई कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर ओवरलैप होते हैं दोनों आपस में एक तरीके से। नेक्स्ट हम देखें नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन सा मेटल है। अगर हम बात करें जैसे नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं हम। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके एग्जाम्पल हैं हमारे जैसे कि नॉन मेटल सॉलिड एक्सेप्ट कार्बन, नॉन मेटल सॉलिड एक्सेप्ट कार्बन। दूसरा है एयर एंड मोस्ट अदर गैसेज, एयर एंड बाकी जो गैसेज हैं। और प्योर वाटर एंड लिक्विड इन जनरल एक्सेप्ट मरकरी, प्योर वाटर एंड लिक्विड है वो जनरल है, यानी जनरली हम लिक्विड भी कंसीडर कर लेते हैं, एक्सेप्ट इसको मरकरी को। मरकरी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। नेक्स्ट हम बात करें जैसे स्पार्क प्लग मेक्स यूज ऑफ द मटेरियल फॉर इंसुलेशन। स्पार्क प्लग है, तो स्पार्क प्लग के रूप में कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम देखें स्पार्क प्लग के बारे में। स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग में हम मटेरियल जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं यहाँ पर पोर्सलिन, यहाँ पर यूज किया जाता है पोर्सलिन। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कंडक्शन, कंडक्टर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टेक्स प्लेस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ। तो किसके मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है? इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर है और एक तरफ हमारे पास में सिंगल कंडक्टर है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर का एडवांटेज क्या है? एक तरफ है हमारे पास में स्टैंडर्ड कंडक्टर, स्टैंडर्ड कंडक्टर
और एक तरफ है हमारे पास में कौन सा, सिंगल कंडक्टर, सिंगल कंडक्टर। तो यहाँ पर एडवांटेज क्या है स्टैंडर्ड कंडक्टर का, एडवांटेज है पहला तो लेस लायबिलिटी टू, यहाँ पर हम कह सकते हैं लेस लायबिलिटी टू होती है, यानी लायबिलिटी यहाँ पर लेस होती है। किंग, तो हम कह सकते हैं लेस लायबिलिटी टू किंग। दूसरा हम कह सकते हैं ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसकी, स्टैंडर्ड कंडक्टर की, यानी फ्लेक्सिबिलिटी का भी एक एडवांटेज है। और तीसरा यहाँ पर लेस लायबिलिटी टू ब्रेक, तो ब्रेक के लिए भी यहाँ पर लेस लायबिलिटी होती है, लेस लायबिलिटी टू ब्रेक। तो ये एक फायदा है इसका। नेक्स्ट हम बात करें जैसे कि फीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फीजो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, क्रिस्टल से रिलेटेड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन द सर्टेन क्रिटिकल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इसके बारे में बात करें हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है उसके अंदर हम बात करें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो उसके अंदर अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन द क्रिटिकल, तो मोर देन क्रिटिकल, इंसिडेंट लाइट की मोर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, तो मोर देन क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी, तभी हम कह सकते हैं कि फीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो अकर होगा। अगर लाइट की जो इंसिडेंट लाइट है वो उसका क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। जैसे हीटिंग एलिमेंट के रूप में ना तो हम कॉपर यूज करते हैं ना ही एल्युमिनियम यूज करते हैं, वो क्यों, क्या वजह है कि ना तो हम हीटिंग एलिमेंट के रूप में कॉपर यूज करते हैं और ना ही हम एल्युमिनियम यूज करते हैं, एल्युमिनियम। तो इसकी क्या वजह है, पहला दोनों की ग्रेट टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन, दोनों की टेंडेंसी ऑक्सीडेशन से ज़्यादा होती है, यानी ऑक्सीडेशन के लिए ज़्यादा टेंडेंसी रखते हैं, तो हम कह सकते हैं ग्रेट टेंडेंसी फॉर ऑक्सीडेशन। दूसरा हम बोल सकते हैं लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो भी हमारा क्या है एल्युमिनियम और कॉपर है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट। और तीसरा हम कह सकते हैं यहाँ पर वेरी लार्ज लेंथ ऑफ वायर विल बी रिक्वायर्ड, यानी बहुत ज़्यादा लेंथ की वायर की जरूरत होती है, वेरी लार्ज लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। तो ये भी हमें करना होता है। बाकी जो क्वेश्चन हैं या कॉन्सेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।